हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज प्राची। वेलकम टू अवर चैनल। आज हम करने वाले हैं क्लास 11th चैप्टर लॉस ऑफ मोशन का नया टॉपिक, दैट इज न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। तो इससे पहले हमने डिस्कस किया था अबाउट न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, मोशन का क्या मतलब होता है, किस तरीके से हमने इनर्शिया के बारे में डिस्कस किया था। तो अगर आपने इसकी फर्स्ट वीडियो नहीं देखी है तो ऑल्सो जस्ट एक बार जरूर देख लें, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ऑल्सो अब तक यहाँ के जितने भी हमने चैप्टर्स कवर कर लिए उन सब का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप जाके प्लेलिस्ट को थ्रू कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, दैट इज न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन। तो सेकेंड लॉ ऑफ मोशन पढ़ने से पहले आपको एक टर्म को समझना बहुत जरूरी है, एंड दैट टर्म इज कॉल्ड मोमेंटम। दैट टर्म इज कॉल्ड मोमेंटम। क्या होता है मोमेंटम? कोई भी ऑब्जेक्ट है, वो मूव कर रहा है, हम कहेंगे उसका कुछ ना कुछ मोमेंटम है। कोई बॉडी जिसका कोई ना कोई मास होता होगा, अगर वो मूव कर रहा है, किसी न किसी वेलोसिटी से मूव कर रहा है, देन हम कहते हैं कि इट हैज सम मोमेंटम। तो कैसे डिफाइन करेंगे हम मोमेंटम को? मोमेंटम ऑफ ए बॉडी इज डिफाइंड टू बी the product of its mass m and velocity v, and is denoted by p। इसे हम p से डिनोट करते हैं, ठीक है। एंड तो p इज इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी, राइट। अब हमें पता है कि वेलोसिटी क्या होती है, एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, राइट। तो मोमेंटम भी जो क्या है, वो एक वेक्टर क्वांटिटी, बिकॉज इट इज द प्रोडक्ट ऑफ स्केलर एंड वेक्टर। तो ये इसको हम ऐसे लिखेंगे, मोमेंटम, मास इज अ स्केलर, उसके ऊपर नहीं लगाएंगे, तो वेलोसिटी के ऊपर भी क्या लगा देंगे, हम वेक्टर लगा देंगे, ठीक है। तो मोमेंटम क्लियरली एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। इससे हमें पता चलता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट है, कोई मूव कर रहा है, इट इज मूविंग इन पर्टिकुलर डायरेक्शन, ठीक है। तो उसका मोमेंटम भी किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में होगा, फाइन। अगर मैं इसको यहाँ से देखूं, ध्यान से देखूं, तो मोमेंटम के बारे में और हम क्या डिस्कस कर सकते हैं? मोमेंटम की ऐसा यूनिट बताओ मेरे को, ऐसा यूनिट क्या होगी मोमेंटम की? मास की क्या होगी? केजी, और वेलोसिटी क्या होगी? मीटर पर सेकेंड। तो केजी मीटर पर सेकेंड इज द ऐसा यूनिट ऑफ मोमेंटम। डायमेंशंस बताइए, डायमेंशंस कैसे निकालेंगे इसकी हम? मास के लिए क्या हो गया? m, वेलोसिटी के लिए क्या होगा? l t माइनस 1, ठीक है। तो ये हो जाएगी मोमेंटम की डायमेंशंस। तो ये मोमेंटम तो आपने छोटी क्लासेस में भी पढ़ा हुआ है, ठीक है। अगर मैं इसके ऊपर 2-3 आपसे क्वेश्चन पूछती हूँ तो मे बी आप इजीली बता भी पाएँ। जैसे कि मैं यहाँ पे आपको 2 सिचुएशंस देती हूँ और मैं आप पूछूंगी भाई किसका मोमेंटम ज़्यादा है, किसका मोमेंटम कम है, ठीक है। तो फर्स्ट सिचुएशन ये है, 2 ऑब्जेक्ट्स हैं आपके पास, ठीक है, जिनका सेम मास है। 2 ऑब्जेक्ट्स सेम मास, ठीक है। एक जो है वो फास्ट ट्रेवल कर रहा है, ए फास्ट ट्रेवल कर रहा है, बी जो है वो स्लो ट्रेवल कर रहा है। तो किसका मोमेंटम ज़्यादा होगा, ए का या फिर बी का? तो मोमेंटम ए की बात करते हैं तो विच इज इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी। मोमेंटम बी ऑब्जेक्ट की बात करेंगे, अगेन मास इंटू वेलोसिटी। तो दोनों का मास सेम है, तो हमारा मोमेंटम किस पे डिपेंड कर रहा है? वेलोसिटी पर। कौन फास्ट मूव कर रहा है? ए फास्ट मूव कर रहा है, तो वेलोसिटी ए की ज़्यादा होगी, तो मोमेंटम ए का ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू मोमेंटम ऑफ बी, राइट। सिमिलरली दूसरी सिचुएशन में आपको देती हूँ कि एक कार और एक बस दोनों सेम वेलोसिटी से या फिर सेम स्पीड से मूव कर रहे हैं, किसका मोमेंटम ज़्यादा होगा? अगेन मोमेंटम इज इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी, तो दोनों की वेलोसिटी सेम है, तो नाउ मोमेंटम डिपेंड्स ऑन द मास। तो कार ज़्यादा भारी है या बस? बस। तो बस का मास ज़्यादा होगा, तो मोमेंटम ऑफ बस विल बी मोर देन द मोमेंटम ऑफ कार। तो इस तरीके से आप मोमेंटम को बता सकते हैं कि मोमेंटम का क्या मतलब होता है। तो अब ये तो बात होगी मोमेंटम की, बट व्हाई डू वी नीड टू स्टडी मोमेंटम, ठीक है। हमें ज़रूरत ही क्यों है मोमेंटम पढ़ने की, या इसकी क्या रियल लाइफ एप्लीकेशन है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि एक बॉडी में कितना मोशन है, ठीक है, वो बताता है उसका मोमेंटम। और अगर एक बॉडी में चेक करना हो कि उसका कितना मोशन है, वो हम कैसे चेक करते हैं? उसके इम्पैक्ट से चेक करते हैं,
इम्पैक्ट का मतलब क्या हुआ? इम्पैक्ट का मतलब ये हुआ कि मान लो यहाँ पर एक वॉल है, ठीक है, इस वॉल में हमने 100 ब्रिक्स लगा दी हैं, इकट्ठी करके ऐसे हमने उसको 100 ब्रिक्स लगाई हुई हैं एंड या इट इज़ वेरी सेटिस्फाइंग टू सी, राइट। तो हमने ये वॉल बनाई है, इसमें 100 ब्रिक्स हमने लगाई। अब यहाँ पे ना मैं एक कार ए है और एक कार बी है, दोनों का मास ना बिल्कुल सेम है, ठीक है। ये जो है ना ये 100 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से मूव करती है और ये मूव करती है 50 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से। अब जाके इसके ऊपर ये टकराएगी, जाके इसके ऊपर ये टकराएगी, कौन सी कार ज्यादा डिस्ट्रक्शन कॉज करेगी? इस 100 ईंटों की दीवार को कौन गिरा देगी? ऑब्वियसली, है ना, जो तेजी से जा रही है वही गिराएगी उसको। तो क्या हो गया, हम कहेंगे इसका मोमेंटम ज्यादा है। कैसे पता चला? उसके इम्पैक्ट से पता चला, ठीक है, कि उसने कितना काम किया है, उसके मोशन ने कितना वर्क किया, क्या इम्पैक्ट रहा है। तो हम क्या लिखेंगे इसके लिए कि मोमेंटम को हम कैसे डिफाइन, और नॉर्मल लैंग्वेज में कैसे डिफाइन कर सकते हैं? हम लिखेंगे द क्वांटिटी और amount of motion contained in a body, ठीक है, ये हो गया उसका मोमेंटम। ओके, नाउ मोमेंटम क्या करता है? मोमेंटम हेल्प्स अस टू गेट ए ग्रास्प of the impact that the motion of a body can cause। कि मोमेंटम हेल्प करता है हमें ये ग्रैस्प करने में, ये जानने में कैसे इम्पैक्ट, उस इम्पैक्ट को जानने में जो क्या कर रहा है, उसका मोशन ऑफ बॉडी कॉज कर रही है। इसको गिराने में किसका मोशन हमने स्टडी किया, इसका पता चला, इसका पता चला कि इसका ज्यादा मोमेंटम था, तो उसकी मोमेंटम से हमें क्या पता चला कि कितना इम्पैक्ट हुआ है, वो हम जान पाए इस चीज को। अब ये सेकेंड न्यूटन से कैसे रिलेटेड है, क्या कहता है सेकेंड न्यूटन? इस सेकेंड न्यूटन में मोमेंटम का क्या कंट्रीब्यूशन है? लेट अस डिस्कस न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। तो सेकेंड लॉ क्या डिफाइन करता है? द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम of a body is directly proportional to the applied force and takes place in the direction in which the force acts। क्या कह रहा है कि जो भी हम फोर्स अप्लाई करते हैं किसी ऑब्जेक्ट पे, वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है? वो उस ऑब्जेक्ट के रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। नहीं समझ आया? कोई बात नहीं, सिंपल सी बात ये समझो, मान लो एक गाड़ी है, वो बंद हो गई है, उसको 2 जने धक्का लगा रहे हैं, ठीक है, उनका फोर्स टोटल का मिला के मान लो 100 न्यूटन लग रहा है, तो गाड़ी आराम आराम से चल रही है, ठीक है, तो उसका मोमेंटम कम है। अब उन्होंने, अभी 4 लोग और खड़े थे, उन्होंने देखा चलो बेचारे 2 जने लगे हुए हैं, धक्का लगा रहे हैं, अब हम भी जाके ना फोर्स लगाते हैं और धक्का लगाते हैं, तो 4 लोग और आ गए, इनके अब टोटल 6 लोग एक साथ धक्का लगाने लग गए, है ना। तो अब फोर्स पहले 100 लग रहा था, अब 300 न्यूटन हो गया। जैसे ही फोर्स बढ़ा, अब उस गाड़ी का वेलोसिटी बढ़ जाएगी, उसकी मोमेंटम भी बढ़ जाएगा और फास्ट बढ़ेगा और फास्ट चलने लगेगी। तो उसी को ही हम बोलते हैं कि जो फोर्स होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के। तो दिस इज द चेंज इन मोमेंटम, दिस इज द चेंज इन मोमेंटम। और रेट का मतलब हाउ फास्ट द मोमेंटम इज गेटिंग चेंज्ड, कितनी फास्ट मोमेंटम चेंज हो रहा है। जितना ज़्यादा हम फोर्स लगा रहे हैं, 10 बंदे बुला लो और गाड़ी भागने लग जाएगी, है ना। तो दिस इज द थिंग कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। अब अगर मैं कहती हूँ फॉर डेल्टा टी अप्रोचेस टू 0, इनकी फॉर अ वेरी स्मॉल टाइम क्या चेंज होगा, उसके लिए हम डिफरेंशिएशन यूज करते हैं, ठीक है। ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं तो हम क्या लगाते हैं, इज इक्वल टू एंड सम कांस्टेंट के। तो डेल्टा पी अपॉन में डेल्टा टी हम लिख सकते हैं वेयर के इज सम प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, ठीक है, कुछ भी हो सकता है, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है वो,
ठीक है, ओके। अब हम क्या करेंगे, अब हमने देखा कि बहुत कम टाइम के लिए, फॉर अ वेरी स्मॉल इंस्टेंट ऑफ टाइम, हम यानी कि हमने मान लिया डेल्टा टी अप्रोचेस टू जीरो, तो हम यहाँ पे डिफरेंशिएशन यूज कर सकते हैं, जैसे हमने स्टार्टिंग में भी बात करी थी। तो एफ इज इक्वल टू, अब इसकी जगह पे हम क्या लगा देंगे, डी पी बाय डी टी। आप इस पे यहाँ पे ऐसे फोर्स के ऊपर और इसके ऊपर ऐसे यूज कर सकते हैं वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। अब हमें पता है एज मोमेंटम इज इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी, तो हम यहाँ पे चेंज लिख सकते हैं, तो d और p की जगह पे लिख सकते हैं एम वी अपॉन में डी टी, ठीक है। अब यहाँ से m तो कांस्टेंट है, वो बाहर आ जाएगा, क्या बचेगा, dv बाय dt, ठीक है। नाउ व्हाट इज दिस, दिस इज द चेंज ऑफ रेट ऑफ वेलोसिटी। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी किसके इक्वल होती है, एक्सेलरेशन के, dv बाय dt होती थी, ठीक है। तो हम इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, एक्सेलरेशन। तो f इज इक्वल टू के एम ए, राइट। तो k को हम कुछ इस तरीके से मान लेते हैं कि वो एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है, तो हम उसको क्या मान सकते हैं, एक तरीके से यूनिट मान सकते हैं, ठीक है। तो हम एक तरीके से क्या मानेंगे, कांस्टेंट वैल्यू है तो हम उसकी कोई भी वैल्यू मान सकते हैं। तो हम फॉर आवर कन्वीनियंस टेकिंग k इक्वल्स टू 1, ताकि हमें एक फॉर्मूला मिल जाए। तो यहाँ से फोर्स का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, मास इनटू एक्सेलरेशन। तो ये फॉर्मूला हमने 9th में भी पढ़ रखा है और बहुत कॉमन फॉर्मूला है, दैट इज फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, ठीक है। तो यही से ही हमारा क्या बताता है, सेकंड लॉ, यानी कि अब आप देखो, जब दो लोग लगा रहे थे धक्का, तो गाड़ी की इतनी ज्यादा एक्सेलरेशन नहीं हो रही थी, जैसे ही 4 लोग और आगे टोटल 6 लोग लगा रहे, वो गाड़ी एक्सेलरेट कर गई, फास्ट चलने लगी। जैसे फोर्स बढ़ा तो उसकी एक्सेलरेशन बढ़ गई, है ना, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी हो गया वहां पर, ठीक है। मास तो था ही था, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम आ गया जब हम उसको मास से क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। यहीं से हम कुछ और चीजें भी डिराइव कर सकते हैं, जैसे कि मान लो अब यहाँ फोर्स की बात हो रही है, तो फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन है। तो फोर्स की ऐसा यूनिट की बात करें तो मास के लिए हो गया kg और एक्सेलरेशन के लिए हो गया मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, विच इज कलेक्टिवली नोन एज 1 न्यूटन, ठीक है, विच इज कलेक्टिवली नोन एज 1 न्यूटन। तो 1 न्यूटन को अगर हमने डिफाइन करना हो तो हम कैसे डिफाइन करेंगे, तो हम कह सकते हैं 1 न्यूटन is that force that causes an acceleration of 1 meter per second square to a mass of 1 kg, then we will call there is a mass of 1 न्यूटन। तो 1 न्यूटन का फोर्स 1 न्यूटन का फोर्स कब लगेगा, जब 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की एक्सेलरेशन हम किस पे लगा रहे हैं, 1 kg ऑफ ऑब्जेक्ट पे लगा रहे हैं, देन वी विल से द फोर्स इज 1 न्यूटन। ऑब्वियसली फोर्स इज ऑल्सो अ वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। अब यहाँ से ना हम फर्स्ट लॉ भी डिराइव कर सकते हैं। कैसे फर्स्ट लॉ डिराइव कर सकते हैं, फर्स्ट लॉ हमारा क्या कहता था, हमारा फर्स्ट लॉ कहता था कि अगर कोई ऑब्जेक्ट रुका रहेगा, चल रहा है चलता रहेगा, अगर हम उसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लगाते, है ना, यही बोल रहा था हमारा, ठीक है। अब यहाँ से हमने फोर्स लगाया, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम होता है, ठीक है। अब हमने क्या बोला कि अगर हम फोर्स नहीं लगाते, तो यानी कि इफ फोर्स इज 0, तो फोर्स 0 पुट कर दो यहाँ पे, तो एम वी माइनस यू बाई टी, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, टी इधर जाके खत्म हो गया, क्या बचा, एम वी माइनस यू इक्वल्स टू 0, ठीक है। मास मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड हो गया, क्या बचा, v माइनस यू इक्वल्स टू 0। अब ये क्या आ जाएगा, v इक्वल्स टू यू। नाउ व्हाट इज v, v इज द फाइनल वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट, ठीक है, u इज द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट, ठीक है। वो कह रहा है फाइनल वेलोसिटी इक्वल होगी इनिशियल वेलोसिटी के अगर फोर्स 0 हो जाता है ना। क्या, अगर इनिशियली रुका हुआ है तो फाइनली भी रुका रहेगा अगर हम फोर्स नहीं लगा रहे, इनिशियली किसी भी वेलोसिटी से चल रहा है तो फाइनली भी उतनी ही वेलोसिटी से चल रहेगा अगर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा। तो ये आपने फर्स्ट लॉ भी डिराइव कर लिया यूजिंग सेकेंड लॉ, ठीक है।
तो यहाँ से हमने प्रूव कर लिया फर्स्ट लॉ, ठीक है, यूजिंग सेकंड लॉ हमने यहाँ से प्रूव कर लिया फर्स्ट लॉ। अगेन जैसे हमने फर्स्ट लॉ में बात करी थी कि अगर इनिशियल वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी के सेम है, यानी कि अगर इनिशियली 0 पे है तो फाइनली भी 0 पे है, ठीक है, अगर इनिशियली किसी वेलोसिटी से चल रही है फाइनली भी उसी वेलोसिटी से चल रही है, तो उसका मतलब होता है कि वहां से हम कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि एक्सेलरेशन क्या होगी, 0 होगी। क्यों? क्योंकि एक्सेलरेशन इज चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। अगर इनिशियली वो रेस्ट पे है तो यानी कि इनिशियल वेलोसिटी 0, फाइनली भी वो रेस्ट पे होगा। अगर आपका फोर्स 0 है तो 0 माइनस 0 एक्सेलरेशन इज 0, ठीक है। सिमिलरली अगर फाइनली वो रेस्ट पे है, सॉरी फाइनली वो इनिशियली वो किसी स्पीड से चल रहा है, मान लो 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है एंड फाइनली भी 20 मीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है, तो भी क्या है वो उसकी 20 माइनस 20 क्या हो जाएगा, 0। तो अगेन एक्सेलरेशन क्या आ जाएगी, 0। तो यहाँ से फिर से हमें एक और चीज पता चली कि फर्स्ट लॉ जो है उससे हमें पता चलता है कि फोर्स तो 0 लगाने पर, फोर्स अगर हम बिल्कुल नहीं लगाते हैं तो ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है, रेस्ट पे रहेगा, मोशन में है तो मोशन में रहेगा। वहां से कंक्लूजन निकल रहा कि एक्सेलरेशन भी क्या होती है, 0 होती है। अब हम बात करते हैं एप्लीकेशंस ऑफ सेकेंड लॉ ऑफ मोशन की। तो सेकेंड लॉ में सबसे पहले तो हमने फॉर्मूला देखा है F इज इक्वल्स टू ma, और दूसरा फॉर्मूला हम बता सकते हैं a की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन में टाइम। तो ये दो फॉर्मूलेज हैं और हम इन दो फॉर्मूलेज को देखेंगे कि हमारी डेली लाइफ में क्या इम्पैक्ट पड़ता है। तो सबसे पहले तो हम देखते हैं अ बुलेट फायर्ड बाय ए गन। ओके, तो इसकी क्या एप्लीकेशन है। अब बुलेट फायर्ड बाय अ गन का मतलब क्या है, मान लो हमारे पास 2 गन है, ठीक है, फर्स्ट गन सेकेंड गन। जो फर्स्ट गन है वो जो बुलेट जो है वो कितनी स्पीड से करती है, वो बहुत फास्ट स्पीड से करती है, ठीक है। ये जो है ये मॉडरेट स्पीड से ये फायर करती है, ठीक है। आगे मान लो एक वुडन का बॉक्स है, ठीक है। अब वुडन का बॉक्स जो फास्ट वाली बुलेट है वो कैसे चली जाएगी, वो यूं निकल जाएगी, ठीक है, इसको चीरती हुई निकल जाएगी, ठीक है, ज्यादा डिस्ट्रक्शन कॉज करेगी, मोर डिस्ट्रक्शन, ठीक है। मॉडरेट वेलोसिटी वाली जो है, मॉडरेट स्पीड वाली जो है वो क्या करेगी, वो आके यहाँ तक मैक्सिमम तो मैक्सिमम यहाँ पर रुक जाएगी, फंस जाएगी, स्ट्रक हो जाएगी, ठीक है। तो यानी कि किसका मोमेंटम ज्यादा था, या हम कह सकते हैं किसने डिस्ट्रक्शन ज्यादा कॉज करी, या हम कह सकते हैं किसका फोर्स ज्यादा था, राइट। ऑब्वियसली इसका ज्यादा था, तो इसको हम कैसे बता सकते हैं, किसका चेंज इन मोमेंटम ज्यादा था, फास्ट वाली का, राइट। तो ये क्या हो गया, अगर हम इसमें देखें तो वेलोसिटी इसकी बात आ रही है, तो यहाँ पर जो वेलोसिटी था तो चेंज इन वेलोसिटी इसमें ज्यादा और ये फास्ट वाली में, तो फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दिस वन। तो यहाँ से हम कह सकते हैं, तो यहाँ पर फोर्स क्या होगा, इससे ज्यादा लग रहा होगा, फास्ट वाली से फोर्स ज्यादा लग रहा होगा, ठीक है। तो इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि मान लीजिए कि ये जो फास्ट वाली थी, तो पहले जो थी इनिशियली दोनों की दोनों, जैसे गन है, गन के अंदर क्या होती है, बुलेट होती है, तो गन एंड बुलेट दोनों ही क्या है, रेस्ट पे हैं, तो यानी कि उनकी इनिशियल वेलोसिटी क्या हो गई, 0 हो गई, ठीक है। तो फास्ट वाले की भी इनिशियल वेलोसिटी 0 होगी और मॉडरेट वाले की भी इनिशियल वेलोसिटी हो गई 0, ठीक है। रुकी हुई है दोनों, ठीक है। जैसे हमने फास्ट वाली को हमने क्या किया, ट्रिगर किया और वो बुलेट आगे की तरफ गई, तो मान लेते हैं कि वो कितनी स्पीड से आगे की तरफ गई, 200 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, तो उसकी फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी, 200 मीटर पर सेकंड, ठीक है। जो मॉडरेट स्पीड वाली थी वो मान लो आगे की तरफ कितनी स्पीड से गई, वो गई 80 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चली गई, ठीक है। तो अब अगर मैं इनका चेंज इन स्पीड देखती हूँ, तो चेंज इन स्पीड क्या होगी, 200 माइनस 0 इज 0, सॉरी 200, एंड यहाँ पर भी क्या होगी, 80 माइनस 0 इज 80, ठीक है। तो ये आगे आपके पास चेंज इन स्पीड, ठीक है। अब ये चेंज इन स्पीड आने का क्या मतलब हुआ, इसका क्या मतलब है कि जितना ज्यादा यहाँ पे चेंज इन स्पीड है, यानी कि यहाँ पर ये फोर्स क्या इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। तो जितना ज़्यादा चेंज होगा उतना ही ज़्यादा फोर्स लगेगा, और जितना ज़्यादा फोर्स होगा उतना ही ज़्यादा इम्पैक्ट होगा। तो यानी कि फास्ट वाले का डिस्ट्रक्शन ज़्यादा होगा, क्योंकि उसके अंदर जो स्पीड थी वो क्या थी, फास्ट थी। चेंज इन स्पीड जो थी फास्ट थी, हम कह सकते हैं चेंज इन मोमेंटम जो था वो फास्ट था, जिसकी वजह से डिस्ट्रक्शन जो होगी वो ज़्यादा होगी। फिर सेकेंड अगर हम देखते हैं, हम सेम ऐसे ही बांध सकते हैं कि एक्सीडेंट्स एट हाई स्पीड,
ठीक है, वो ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव होते हैं। ठीक है, अगर मान लो एक कार है, ठीक है, जो 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है, ठीक है, यहाँ एक कार है जो 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है। ठीक है, मान लो आगे कोई ना कोई बैरियर सा आता है, ठीक है, यहाँ पे कोई ना कोई बैरियर आता है। ओके, इसको संभालना इजी होगा या इसको संभालना इजी होगा? 50 पे ब्रेक लगानी इजी होगी या 100 पे ब्रेक लगानी इजी होगी? ऑब्वियसली 50 पर। तो ये तो जाके अंदर जाके क्या हो जाएगा, डिस्ट्रक्शन कॉज हो जाएगी। यहाँ तो क्या हो जाएगा, एक्सीडेंट हो जाएगा, मोर डिस्ट्रक्शन कॉज हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि ये फास्ट चल रहा था, यानी कि चेंज इन वेलोसिटी जो था इसके अंदर ज्यादा था, तो जिसकी वजह से इस पे ज्यादा फोर्स लगेगा और ज्यादा डिस्ट्रक्शन कॉज होगी। ज्यादा जो एक्सीडेंट होते हैं वो हमें पता है कि हाई स्पीड पे ज्यादा एक्सीडेंट्स होते हैं, राइट, वो ज्यादा डिस्ट्रक्टिव होते हैं। तो ये भी इसी से रिलेटेड हो गया। ठीक है, नेक्स्ट अब आपके पास आता है थर्ड, हम की बात कर सकते हैं कि अ क्रिकेटर कैचेस अ क्रिकेट बॉल। अ क्रिकेटर कैचेस ए क्रिकेट बॉल। अब देखो इसको समझो, ये है इसी एप्लीकेशन का ही है और इसको ध्यान से देखेंगे, इनसे थोड़ा सा डिफरेंट होगा। कैसे? अब देखो, जैसे कि जब कभी भी कोई बॉल आती है, ठीक है, मान लो ये बॉल है, ये यहाँ पे आ रही है, तो क्या जो बंदा होगा, ऐसे बॉल आ रही है तो हम इसको बिल्कुल पास चले जाएंगे हाथ लेकर, यहाँ हम हाथ ले जाएंगे अपने, या फिर बॉल आ रही है तो हम ऐसे कैच करते हैं, है ना, बॉल आई तो हम ऐसे कैच करते हैं, तो हम इस तरीके से पीछे की तरफ हाथ लेकर जाते हैं ताकि हमें हमारे हाथ को चोट ना लगे। इससे करने से क्या हुआ, यहाँ पे हम पकड़ते, हम जल्दी पकड़ लेते, फास्ट पकड़ लेते, यहाँ पे हम करें थोड़ा सा हमें टाइम लग रहा है, तो यहाँ पर टाइम कम लग रहा है, यहाँ टाइम ज्यादा लग रहा है पकड़ने में, टाइम ऑफ कैच यहाँ पर ज्यादा है। तो यहाँ पर देखो, फिर से फॉर्मूले पे आ जाओ, जहाँ टाइम ऑफ कैच ज्यादा है यहाँ फोर्स इसकी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, टाइम ऑफ कैच ज्यादा, फोर्स कम, जिसकी वजह से हाथ पे चोट नहीं लगती है। ठीक है, ऑन द अदर हैंड हम ऊपर की तरफ ऐसे पकड़ के रख लेते हैं कि हाँ भी बॉल आ रही है, हम जंप करके ले ले, नहीं ना, हम तो नीचे करके लेते हैं। तो इसका क्या मतलब है, अगर हम ऊपर करेंगे हाथों को तो टाइम ऑफ कैच कम होगा, जिसकी वजह से फोर्स ज्यादा होगा, तो हमारे हाथों को इंजरी भी हो सकती है। तो यहाँ से हमने देखा कि फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम, है ना, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, टाइम के। तो टाइम ज्यादा फोर्स कम, टाइम कम फोर्स ज्यादा। सिमिलरली इसी से रिलेटेड एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे हम बात करते हैं जंपिंग ऑन सैंड या फिर जंपिंग ऑन फ्लैट सरफेस, जंपिंग ऑन फ्लैट सरफेस। अब इसकी बात कर लेते हैं। अब देखो, जैसे कि यहाँ पर सैंड है और ये है फ्लैट सरफेस है, अगर आप यहाँ जंप करोगे, मान लो टाइल पे गिर, अब सिंपल सी बात है ना, अगर आप टाइल पे गिरते हो या फिर पत्थर घरों में लगा होता है उसके ऊपर गिरते हो तो ज़्यादा चोट लगती है, या फिर बजाय के अगर आप किसी रेतीली जगह पे गिरोगे, है ना, वहाँ पे तो आप इजिली उठ जाओगे, जब आप पत्थर पे गिरते हो तो ज़्यादा चोट लगती है, राइट। क्यों? क्योंकि नीचे इसका सरफेस फ्लैट है, जैसे ही आप गिरोगे तो यहाँ पर जल्दी गिर पाओगे, यानी कि टाइम जो है, टाइम ऑफ फॉल जो है वो कम है ना, जिसकी वजह से फोर्स क्या हो जाता है ज्यादा, और यू मे गेट इंजर्ड ज्यादा वाला, राइट। ऑन द अदर हैंड अगर हम सैंड की बात करते हैं, आप यहाँ पे गिरोगे तो सैंड क्या हो जाएगी, नीचे की तरफ दब जाएगी, तो और नीचे आ जाओगे आप, और नीचे आने की वजह से टाइम ऑफ फॉल बढ़ जाएगा, टाइम ऑफ फॉल बढ़ने की वजह से क्या होगा, फोर्स कम लगेगा। सेम आपने देखा ही होगा कि बड़ी बड़ी सिटीज के अंदर जो अम्यूजमेंट पार्क्स बनी होती हैं और वहाँ पे अंदर एक खेलने के लिए बहुत सारी जगह होती है, तो वहाँ पे मैट्स होते हैं, है ना, आप उछल के खेलते हो, अगर गए हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं गए हो तो आपने देखा होगा, बहुत सारी वीडियोस भी आप देखते हैं कि लोग वहाँ पे जाते हैं, कोई गिर रहा है, कोई मैट पे गिर रहा है, कोई ऐसे उछल रहा है, तो वहाँ पे क्यों नहीं उनको चोट लग रही है, नॉर्मल गिरो, है ना, जो पत्थर वाली जगह वहाँ पे गिर के देखो फिर पता चलेगा, नहीं ना, तो वहाँ पे गिर रहे हैं, कूद रहे हैं, जंप कर रहे हैं, ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि जैसे वो नीचे गिरते गद्देदार जगह होती है, जिसकी वजह से टाइम ऑफ फॉल ज्यादा, ठीक है, टाइम ज्यादा हो जाता है, तो हमें हमारे ऊपर फोर्स नहीं लगता इतना, जिसकी वजह से हमें इंजरी नहीं होती है, राइट। तो ये थी ऑल एप्लीकेशंस ऑफ द सेकंड लॉ। चलिए करते हैं इसी से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल जो हमारी एनसीईआरटी में गिवन है। तो हमारे पास एग्जाम्पल आता है
4.2, that is a bullet of mass 0.04 kg moving with the speed of 90 मीटर पर सेकेंड enters a heavy wooden block. ठीक है, ये रही वो बुलेट, ठीक है, जिसका मास कितना है 0.04 kg है. ये जा रही थी 90 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से मूव कर रही थी. यहाँ आ गया एक वुडन ब्लॉक, ठीक है, ये एक वुडन ब्लॉक आ गया. तो जैसे ही ये वुडन ब्लॉक में आई तो अंदर जाने के बाद ये रुक गई. जैसे अंदर जा रही थी, अंदर जाके यहाँ पर रुक गई. तो यानी कि ये इनिशियल वेलोसिटी से इतने से मूव कर रही थी, रुक गई, है ना, स्टॉप हो गई. तो यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी कितनी हो गई इसकी? 0 हो गई. कितना इसने डिस्टेंस कवर किया है? आफ्टर कवरिंग अ डिस्टेंस ऑफ 60 मीटर. तो 60 सेंटीमीटर का डिस्टेंस इसने कवर किया है. ठीक है, हमें बताना है व्हाट इज द एवरेज रिस्ट्रिक्टिव फोर्स. कितना इसको रिस्ट्रिक्टिव रोकने के लिए कितना फोर्स लग रहा था. तो फोर्स क्या होता है? फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन. मास आपके पास है बुलेट का, एक्सेलरेशन नहीं है अब आपके पास. नाउ व्हाट इज एक्सेलरेशन? एक्सेलरेशन होती है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन में टाइम. ठीक है, चेंज इन वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी है, बट भाई हमें टाइम नहीं दिया हुआ कहीं भी, है ना, कि कितने टाइम लगा, उसको कितना टाइम लगा. तो अगर टाइम नहीं दिया हुआ तो हम ये फॉर्मूला तो अप्लाई नहीं कर पाएंगे. इंस्टेड ऑफ टाइम हमें दे रखा है कि कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया उसने, यानी कि एस हो गया ये. तो अब हमें पता है अब हमें क्या करना है. याद आया क्या? 3 इक्वेशंस होती हैं. फर्स्ट क्या होते हैं? v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी. हमारा मेन एम है एक्सेलरेशन निकालना, फिर चाहे हम जिस मर्जी से निकाले. टी दे रखा हो तो भी ठीक है, नहीं दे रखा तो भी ठीक है, हमारे पास तो बड़े सारे मेथड है निकालने के, है ना. तो s इज इक्वल टू सेकेंड, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर. थर्ड इज 2as इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर. अब हमारे पास टाइम नहीं है और इन दोनों इक्वेशंस में टाइम है, तो हम कौन सी यूज करेंगे? थर्ड इक्वेशन. ठीक है, थर्ड इक्वेशन यूज करेंगे. हमारे पास s यानी कि कितना ट्रैवल किया वो भी है, इनिशियल फाइनल दोनों वेलोसिटी, यहाँ से एक्सेलरेशन आ जाएगी, वैल्यू पुट कर देंगे, हमारे पास फोर्स आ जाएगा. राइट, तो निकालते हैं. तो ये हो गया आपके पास 2as, 2as कितना है? 60 सेंटीमीटर. तो सेंटीमीटर को आप कन्वर्ट कर लेंगे मीटर्स में, ये हो जाएगा 0.6 मीटर. फाइनल वेलोसिटी इज 0 एंड इनिशियल वेलोसिटी कितनी है अब आपके पास? 90 मीटर पर सेकेंड. तो 90 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो गया. तो अब क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा a इक्वल्स टू माइनस 90 इंटू 90 डिवाइड में 2 इंटू 0.6. ठीक है, पॉइंट हटा देंगे, ऊपर 10 लगा देंगे, ये हो जाएगा 3 2 सा और ये हो जाएगा 30, फिर ये हो जाएगा 5 पे और ये हो जाएगा 15 पे. ठीक है, 90 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे और ये बाहर लगा हुआ है माइनस का साइन, तो सॉल्व करके आ जाएगा -6750 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. अब ये माइनस का मतलब क्या है? माइनस का मतलब क्या है कि जो हमारी एक्सेलरेशन है वो कहाँ पे है? वो ऑपोजिट डायरेक्शन में है. मतलब कि एक्सेलरेशन का मतलब क्या होता है? कम स्पीड से ज्यादा स्पीड होना, दैट इज एक्सेलरेशन. नेगेटिव एक्सेलरेशन इज कॉल्ड रिटार्डेशन. रिटार्डेशन का मतलब क्या होता है? पहले ज्यादा स्पीड से चल रही थी, बाद में कम. यहाँ हम देख भी सकते हैं, पहले ज्यादा स्पीड से थी, बाद में उसकी स्पीड ही कम होगी. यानी कि अंदर जितना भी क्या हुआ है, अंदर जो हुआ है वो हुआ है लॉस इन स्पीड, है ना, स्पीड कम हुई है. कम होने का मतलब रिटार्डेशन हुआ है. ठीक है, तो अब हमें पता है फोर्स, यहाँ वैल्यू निकाल देते हैं. तो फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन. व्हाट इज मास? मास ऑफ ए बुलेट इज 0.04 इंटू एक्सेलरेशन इज -6750. इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे वी विल गेट 270 न्यूटन का फोर्स, और वो भी किस में है? नेगेटिव में. नेगेटिव फोर्स का मतलब क्या हो जाएगा आपका? दिस इज द रेसिस्टिव फोर्स, यानी कि ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है. रोकने के लिए, बुलेट को रोकने के लिए तो फोर्स लग रहा था, तो नेगेटिव साइन इंडिकेट्स द रेसिस्टिव फोर्स. तो अगर आप अपनी एनसीईआरटी में देखेंगे तो वो पॉजिटिव लगाया होगा और लिखा होगा 270 न्यूटन, तो वो भी ठीक है, ये भी ठीक है. नेगेटिव का यहाँ पे आप मेंशन भी कर सकते हो. नेगेटिव मीन्स फोर्स इज इन द ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ द मोशन. ठीक है, या फिर फैंसी वर्ड यूज कर लेते हैं रेसिस्टिव फोर्स, रोकने वाला फोर्स है. ठीक है, तो ये था आप लोगों का एग्जाम्पल विद सेकेंड लॉ ऑफ मोशन. तो अब करते हैं
नेक्स्ट एग्जाम्पल जो आपकी ही एनसीईआरटी में है, तो नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या कहता है, द मोशन ऑफ अ पार्टिकल ऑफ मास m इज डिस्क्राइब्ड बाय, इस इक्वेशन से एक पार्टिकल का मोशन डिस्क्राइब किया गया है, फाइंड द फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल, हमें बताना है कि कितना फोर्स लग रहा है, राइट। तो फोर्स क्या होता है, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, ठीक है। यानी कि मुझे यहाँ से क्या फाइंड करनी है, इसकी एक्सेलरेशन। मास तो हमें दे ही रखा है, मास m है, तो उसका मोशन हमें दे रखा है, तो ये हो गया मोशन। अगर इसमें इस इक्वेशन को ध्यान से देखूं तो ये सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन आ रही है, एस इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, है ना। और इसका क्या मतलब है, वाई एक्सिस, यानी कि मूवमेंट किस में हो रही है, वाई एक्सिस में हो रही है। और जी का मतलब क्या है कि कोई ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे की तरफ गिर रहा है, अंडर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आ रहा है ना यहाँ पे, दैट्स वाई। तो कुछ ऑब्जेक्ट ऐसे ऊपर से नीचे गिर रहा है, तभी हमने वाई एक्सिस की डिस्प्लेसमेंट ली है ना। तो यहाँ मोशन दे रखा है, डिस्प्लेसमेंट दे रखी है, तो डिस्प्लेसमेंट से हम वेलोसिटी निकाल सकते हैं, वेलोसिटी से हम एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं, वेरी सिंपल, निकालते हैं। सबसे पहले तो वेलोसिटी क्या होती है, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम, चेंज इन वेलोसिटी, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम, राइट। तो यानी कि हमें इसका क्या कर देना है, पहले डिफरेंशिएशन कर देना है, तो वो आ जाएगी, वेलोसिटी आ जाएगी। तो करो dy बाई dt कर देते हैं, ये कितना हो जाएगा ut, है ना। तो d बाई डी टी इंटू हो जाएगा ut प्लस d बाई डी टी 1/2 gt स्क्वायर, हो गया ये। अब इसका डिफरेंशिएशन कर देते हैं। डिफरेंशिएशन से आपको याद होना चाहिए कि कैसे करते हैं हम डिफरेंशिएशन। जैसे कि यहाँ पे अगर हम देख सकते हैं, यहाँ पर भी dt है, यहाँ पर भी dt है, तो हमारे पास ये सिर्फ कॉन्स्टेंट, ये चीज़ बचती है, ये बाहर आ जाएगी, है ना। तो ये हमारे पास बचेगा सिर्फ u dy बाई dt, ठीक है। यहाँ पे बचेगा dt खत्म। अब यहाँ पे क्या चीज़ कांस्टेंट है, 1/2 कांस्टेंट है, एंड g यहाँ क्या बच जाएगा, ये हो जाएगा d बाई dt और ये हो जाएगा t का स्क्वायर, ठीक है। अगर t का स्क्वायर है तो याद करिए क्या फॉर्मूला रहता था डिफरेंशिएशन का, अगर हमने डिफरेंशिएशन करना है, ठीक है, इसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में, यहाँ पर स्क्वायर है, ठीक है, यहाँ पर x है, तो हम क्या करते थे, ये जो भी पावर होती थी उसको हम आगे लेकर जाते थे, यानी कि n है तो n की पावर आगे, तो x की पावर n-1 होता था, है ना। यहाँ पर क्या है, t स्क्वायर है, तो यहाँ t स्क्वायर है तो 2 आगे आ जाएगा, t की पावर 2-1, फिर क्या हो जाएगी 2 इंटू टी हो जाएगी, 2 की पावर -1 इज 1, तो ये आ जाएगा 1, तो इसकी जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, 2t लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा u प्लस 1/2 g टू 2t, 2 से 2 कैंसल, क्या बच गया u प्लस g इंटू टी। ये क्या आ गया है, dy बाई डी टी, दैट विच इज इक्वल टू वेलोसिटी। क्या है ये, वेलोसिटी के इक्वल है। अब वेलोसिटी आ गई, अब हमें क्या चाहिए, एक्सेलरेशन चाहिए। Now what is acceleration? That is change in velocity upon में time, यानी कि इसका फिर से हमें एक बार फिर से डिफरेंशिएशन करना होगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम t, ठीक है। तो करते हैं dv बाई dt, तो ये हो जाएगा, ये इसके पास तो t है ही नहीं, ये तो कांस्टेंट हो गया, तो इसके लिए हो गया 0, प्लस इसके पास t है, तो ये हो जाएगा g बाहर आ जाएगा, dt बाई dt विच इज इक्वल टू 1, तो यानी कि dv बाई dt क्या हो गया आपके पास, सिर्फ आ गया g विच इज इक्वल टू a, एक्सेलरेशन हो गया आपके पास, इक्वल टू g आ गया। तो अब यहाँ पे पुट कर दो, f इज इक्वल टू m a, तो यहाँ a की जगह पे हम g पुट कर देंगे, ठीक है। तो f इज इक्वल टू m g, और मैग्नीट्यूड के फॉर्म्स में लिखना चाहे तो f इज इक्वल टू m g। तो यानी कि जब कोई, यहाँ से हमें पता चल गया कि जब कोई ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे गिर रहा होता है तो हम क्या कहते हैं, उसका फोर्स किसके इक्वल होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के, ठीक है। जितना उसका वेट होता है उतना ही फोर्स लग रहा होता है, राइट। तो ये था आपका एग्जाम्पल 4.3। अब नेक्स्ट आपके पास एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक आता है जो इसी से ही रिलेटेड है, दैट इज इम्पल्स। वो क्या होता है, लेट अस डिस्कस। तो हमने अब बात कर ली है मोमेंटम की, चेंज इन मोमेंटम की, ये सब बात कर ली है हमने, ठीक है। तो हमने फॉर्मूला भी पढ़ लिया, दैट इज f इज इक्वल टू एम ए विच इज इक्वल टू एम वी माइनस यू बाई टी, ठीक है। लेकिन अगर मान लो जो हम फोर्स लगा रहे हैं वो बहुत कम टाइम के लिए लगा रहे हैं, ठीक है, तो फोर्स एक्ट फॉर अ वेरी शॉर्ट ड्यूरेशन,
ठीक है, तो यहाँ पे हम एक केस डिस्कस करते हैं. व्हेन फोर्स एक्ट्स ऑन for a very short ड्यूरेशन, बहुत कम टाइम के लिए अगर हम फोर्स लगाएं, जैसे कि एग्जाम्पल, आप हथौड़ी से हम कील को मार रहे हैं, है ना, तो हम मारते हैं, बहुत ज़्यादा लगता है, गलती से अगर हमारा हाथ नीचे आ गया तो भाई फिर तो हो गया काम, है ना, बहुत जोर के लगता है. या फिर हम कहते हैं कि हमारा सामने वॉल है, उसके ऊपर हमने ऐसे बॉल फेंकी, दीवार के ऊपर बॉल फेंकी, तो हमने जैसे ही फेंकी वो टकरा के उतनी ही वेलोसिटी से वापस आ जाती है हमारे पास, यानी कि टकराई तो बहुत कम टाइम के लिए था, फोर्स एक्ट हुआ बहुत कम टाइम के लिए, लेकिन लगा बहुत अच्छा खासा फोर्स लगा, है ना, बहुत अच्छा खासा फोर्स लगा. तो यानी कि यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो यहाँ से हमें मिल सकता है फोर्स इनटू टाइम, है ना, फोर्स इनटू टाइम, तो ये मिल सकता है. तो ये जो फोर्स इनटू टाइम होता है, इस एक पर्टिकुलर क्वांटिटी को हम बात करते हैं, कहते हैं इम्पल्स. ठीक है, तो इम्पल्स को अगर हम डिफाइन करें तो हम कैसे डिफाइन करेंगे, द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड टाइम which is the change in momentum, which is the change in momentum of the body remains a measurable quantity. This product is called impulse. इस प्रोडक्ट को हम क्या कहते हैं, इम्पल्स कहते हैं. ठीक है, इम्पल्स देखो, अगर हम इंग्लिश में बात करें, यार वो बहुत इम्पल्सिव डिसीजंस लेता है. इम्पल्सिव डिसीजंस का मतलब क्या होता है, यानी कि बहुत ही ज़्यादा फटाफट से ले लेना डिसीजन, सोचना समझना नहीं, फटाफट से डिसीजन ले लेना, मतलब बड़ी फास्ट, बहुत फास्ट. तो यानी कि फोर्स जो बहुत कम टाइम के लिए, यानी कि बहुत कम टाइम के लिए फटाफट से फोर्स लग गया, तो उसे हम क्या कहते हैं, इम्पल्स कहते हैं. ठीक है, तो यहाँ हम लिख सकते हैं इम्पल्स का फॉर्मूला इज इक्वल टू फोर्स इंटू टाइम एंड विच इज इक्वल टू, हम यहाँ पर देख पा रहे हैं विच इज इक्वल टू एम एफ इंटू टी होगा. तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, एम वी माइनस यू विच इज इक्वल टू एम वी माइनस एम यू. तो ये फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम विच इज इक्वल टू, हम लिख सकते हैं चेंज इन मोमेंटम. ये किसके इक्वल होता है, चेंज इन मोमेंटम के होता है. और चेंज इन मोमेंटम को हम क्या बोल सकते हैं, इम्पल्स. लेकिन ये कौन सी इम्पल्स होती है, जो बहुत कम टाइम के लिए लगती है. ठीक है, तो हम एक और चीज भी बोल सकते हैं कि इस फोर्स को हम क्या कहेंगे, इम्पल्सिव फोर्स कहेंगे. क्या कहेंगे, इम्पल्सिव फोर्स कहेंगे, कि बहुत कम टाइम के लिए जो फोर्स लग रहा है दैट इज एन इम्पल्सिव फोर्स. तो इम्पल्सिव फोर्स कुछ एक्स्ट्रा नहीं है, इट इज अ काइंड ऑफ फोर्स. सिर्फ और सिर्फ ये क्या है कि बहुत ज़्यादा टाइम के लिए नहीं, बहुत शॉर्ट टाइम के लिए जो लगता है, बहुत शॉर्ट टाइम के लिए. अब ये याद कैसे रहेगा भाई, आप हथौड़ी से मार रहे हो, ठीक है, ये आपने कील रखा हुआ है, आप इसको ऐसे से मार रहे हो, गलती से आपके हाथ पे लग गया, भाई याद रह जाएगी इम्पल्स. अब क्या हालत होगी आपके फिंगर की, है ना. तो दैट इज एन इम्पल्स जो एकदम फटाफट से कम टाइम के लिए लगा, लेकिन लगा बहुत जोर का. ठीक है, दैट इज इम्पल्स. तो इसी से रिलेटेड एक एग्जाम्पल करते हैं जो आपके एनसीईआरटी में भी गिवन है. तो एग्जाम्पल 4.4 क्या कह रहा है, अ बैट्समैन हिट्स back a ball straight in the direction of the bowler without changing its initial speed of 12 meter per second. If the mass of the ball is 0.15 kg and determine the impulse imparted to the ball, assume linear motion of the ball. हमने बॉल का linear motion हमने assume करना है. ठीक है, यहाँ पर सबसे पहले एक चीज देखो, इसको विजुअलाइज करो. कैसे कि एक बैट्समैन है, तो ये रहा बैट उसका. ठीक है, ओके, यहाँ से ना बॉल आई. ठीक है, बॉल का मास कितना है, 0.15 kg है. यहाँ से बॉल गई. ठीक है, कितनी स्पीड से गई, इनिशियल स्पीड 12 मीटर पर सेकेंड. ठीक है, फिर क्या हुआ, स्ट्रेट उसने वापस बैक मारी, डायरेक्शन
ऑफ द बॉलर विदाउट इट्स चेंजिंग, उसने बैक ऐसे यहाँ पर वापस बैक मारी इधर, उतनी ही सेम स्पीड से 12 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से, ठीक है। तो फाइनल भी कितनी होगी, 12 मीटर पर सेकेंड होगी, राइट। अब हमें क्या करना है, हमें इम्पल्स चेक करनी है। तो हमें पता है एम फोर्स इज इक्वल टू एम ए, यही पढ़ा था हमने। फिर फोर्स इज इक्वल टू एम वी माइनस यू अपॉन में टी। फिर हमने क्या पढ़ा था, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, एफ इंटू टी इक्वल्स टू एम वी माइनस यू, यही क्या होती है, हमारी इम्पल्स होती है। दिस इज इक्वल टू इम्पल्स, दैट इज चेंज इन मोमेंटम। तो इम्पल्स हो जाएगा आपका चेंज इन मोमेंटम, दैट इज फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज ध्यान देना कि जो आपका जैसे कि हम कह सकते हैं कि मान लो पहले वेलोसिटी इस डायरेक्शन में थी, अब वेलोसिटी हमारी ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो आप दोनों में से किसी एक को आप क्या ले सकते हो, नेगेटिव ले सकते हो। इधर दिस यू कैन टेक नेगेटिव और दिस यू कैन टेक नेगेटिव। तो अगर हम मान लेते हैं कि ये डायरेक्ट पहले डायरेक्शन थी, वापस आई, तो ये ऑपोजिट डायरेक्शन में आ रही है ना, तो उल्टी डायरेक्शन में, तो इसको हम माइनस मान लेते हैं, ठीक है। तो मास कितना था, 0.15, तो वेलोसिटी कितनी आई है, -12, फिर माइनस मास फिर से ये है, और वेलोसिटी कितनी है, 12 है, ठीक है। तो ये हो जाएगा, इसको कैलकुलेट करके हम लिखेंगे, ये माइनस में ये माइनस, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, एंड साइन किसका आएगा, माइनस का, तो 3.6 आ जाएगा, ठीक है। हाँ, इम्पल्स के वैसे यूनिट बताओ क्या बनेगी, फोर्स की न्यूटन और टाइम की सेकेंड, तो न्यूटन सेकेंड इज द यूनिट ऑफ, ऐसे यूनिट ऑफ इम्पल्स, ठीक है। तो अब यहाँ पर ये नेगेटिव साइन इंडिकेट क्या कर रहा है, हमने नेगेटिव कौन सी डायरेक्शन में लिया था, हमने नेगेटिव ये डायरेक्शन ली है, तो इम्पल्स भी नेगेटिव डायरेक्शन में आ रही है। तो इम्पल्स नेगेटिव डायरेक्शन में आने का मतलब कि ये कौन सी डायरेक्शन हो गई, इन द डायरेक्शन, कौन सी डायरेक्शन है, फ्रॉम बैट्समैन टू बॉलर, यहाँ पे बैट्समैन है, यहाँ पे बॉलर है, इन द डायरेक्शन फ्रॉम बैट्समैन टू बॉलर, ठीक है। यहाँ पे ना एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज एक और है, देखो हमें नहीं पता कि कितना फोर्स लगा, है ना, हमें नहीं पता कि बैट पे बॉल कितने टाइम के लिए स्ट्रक करी, ना फोर्स पता था ना टाइम पता था, तो इम्पल्स कैसे निकाली, बस हमने मास और वेलोसिटी के बेसिस पर ही हमने इम्पल्स फाइंड कर ली, बिना फोर्स जाने, बिना टाइम ऑफ कांटेक्ट जाने हमने फिर भी इम्पल्स कैलकुलेट कर ली। तो अगर आपको ये दे रखा है तो भी इम्पल्स निकाल सकते हो, नहीं तो कोई बात नहीं, हम ये चेंज इन मोमेंटम से भी इम्पल्स फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये था आप लोगों का एग्जाम्पल जो आपके एनसीईआरटी में गिवन था। थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे नेक्स्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर। थैंक यू।